हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसके हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे क्लोनिंग वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स एक कैरियर व्हीकल होते हैं जो क्या करते हैं, डिलीवर करने का काम करते हैं। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्या करते हैं, होस्ट के अंदर डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये काम होता है वेक्टर्स का। यानी कि ये ऐसे वेक्टर क्या होते हैं, एक फॉरेन जो डीएनए है उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जो होस्ट सेल है उसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं ये क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए की कई सारी कॉपीज़ बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, दैट मीन्स कि वेक्टर्स जो क्या होते हैं, फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसकी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं वो बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गुड वेक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेक्टर्स की क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ईजी लिंकेज ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी कि जो फॉरेन डीएनए है उसको ईजिली क्या कर ले, ये लिंक कर ले अपने आप से। सेकेंड, इसमें क्या होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉपी बना पाएँ। और थर्ड, इसमें क्या होना चाहिए, इजी सिलेक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि इजीली सिलेक्शन होना चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। ठीक है, कहाँ से, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए, गुड वेक्टर के अंदर। तो हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। You know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within a bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैं उनमें क्या होता है, एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की बैक्टीरियल सेल के अंदर। जैसे क्या होता है कि ये एक क्या है, बैक्टीरियोफेज है। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या है, जो अपना डीएनए उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया का क्या है, अपना क्रोमोसोमल डीएनए, और यहाँ पे जो ये बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए यहाँ पे आ जाता है। अब इसने अपना जब डीएनए इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक कोट बन जाएगा, प्रोटीन कोट। फिर जिससे क्या होता है, यहाँ पे भी जो बैक्टीरियोफेज है वो बन जाते हैं। फिर जैसे ही ये बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो बहुत सारी जो बैक्टीरियोफेजेज हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज जो डीएनए है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। जब वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है तो जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड करती है तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये भी डिवाइड करके बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। एंड बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव अ हाई नंबर ऑफ कॉपी ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो इसका क्या मतलब है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ना उसका जो कॉपी नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। जब वो बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर वो जो कॉपी नंबर है, क्लोन्स हैं, वो ज़्यादा देगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या करना है, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है या फिर जो फॉरेन डीएनए उसकी कई सारी कॉपी चाहिए, तो हमें क्या करना है, जो प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज है उसको उसके साथ जोड़ देंगे। यानी कि जो फॉरेन डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़ देंगे। फिर क्या होगा, जो प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज है उसको बैक्टीरिया में डाल देते हैं। फिर उसके जो है वो डिवाइड करता है तो उसके साथ ही जो प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज है वो भी डिवाइड करेगा और बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा। ठीक है, सम प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल, whereas others में हैव 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल। अब कुछ जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्या करते हैं, एक कॉपी बनाते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक प्लाज्मिड है, इसने अपनी एक कॉपी बना ली। कुछ क्या करेंगे, अपनी 2 कॉपी बना लें, जैसे एक ये बना दी, एक ये, 2 कॉपी बन गई। कुछ जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो कॉपीज़ बनाते हैं 15 से 100 तक, कम से कम 15 to 100 कॉपीज़ बना लेंगे। एंड देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर, और वो क्या कर सकते हैं, जो 100 कॉपीज़ हैं इससे ज़्यादा भी वो कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, डिवाइड होकर। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of plasmids or bacteriophage।
तो वही मतलब है कि जैसे हम एलियन पीस ऑफ डीएनए की कई सारी कॉपी चाहते हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, एलियन पीस ऑफ डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़ेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया में डाल देंगे, फिर उसकी जो कॉपीज़ हैं वो बन जाएंगी। Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants. तो जो वेक्टर्स हैं आजकल उनको क्या किया जा रहा है, इस तरह तैयार किया जा रहा है कि उनको एक तो लैब में बनाया जाता है ताकि उनमें हम आसानी से जो फॉरेन डीएनए है उसको जोड़ सकें, ठीक है, इजीली हम उसको लिंक कर सकें फॉरेन डीएनए से। और क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे उसको रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का क्या मतलब है। जैसे हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हमने प्लाज्मिड्स भी डाल दिए एंड जो फॉरेन डीएनए है वो भी डाल दिया, ठीक है, फॉरेन डीएनए डाल दिया एंड प्लाज्मिड्स या वेक्टर्स भी डाल दिए। और फॉरेन डीएनए के साथ साथ हम डाल देते हैं इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, जो क्या करती है, इस डीएनए को कट करेगी, दोनों वेक्टर डीएनए को एंड फॉरेन डीएनए को। अब क्या होगा, इस कंडीशन में जब हमने सब कुछ डाल दिया तो डीएनए जो वेक्टर डीएनए है और जो फॉरेन डीएनए है दोनों की क्या बन जाएंगी, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो क्या करेगी, इस वेक्टर पे यहाँ पे कट कर देगी, वेक्टर को कट करेगी और यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है वो इससे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब प्लाज्मिड से फॉरेन डीएनए जाके जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया लेकिन जो फॉरेन डीएनए है वो प्लाज्मिड से जाके नहीं जुड़ा, तो ये कैसा बन जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं है उससे। तो अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये हमको चाहिए होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि इसमें क्या है कि जो फॉरेन डीएनए है वो तो प्लाज्मिड या वेक्टर से जाके जुड़ा ही नहीं है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें किसकी ज़रूरत होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, ठीक है। तो अब ये दोनों कंडीशन हमने पता लग गया है, तो हमें क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि हमें मिला है फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में जब फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड से जुड़ा नहीं है तो वो बन जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम दोनों चीज़ डाल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस इसमें डालेंगे हम बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया को डालने के बाद हमें 3 कंडीशन देखने को मिलेंगी कि एक कंडीशन में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पे क्या हो जाएगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर ये कैसा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कंडीशन, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर जुड़ेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। दैट मीन्स ये भी ट्रांसफर्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो आया है, जैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया था बैक्टीरिया पे, यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाता है। तो ये दोनों जो कंडीशन है वो कैसी हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। थर्ड में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है और जो रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो कोई भी ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो हमने देखा कि जो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जो दोनों कंडीशन हैं, जो दोनों डीएनए हैं, वो कौन सी कंडीशन है, ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या होता है, ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के ऊपर आता है ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। दैट मीन्स कि जो ये कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, इसमें बैक्टीरिया ने ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लिया है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, नॉन ट्रांसफर्ड प्रोसेस। और ये जो दोनों हैं ये कैसी हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जो दोनों डीएनए वो आए हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर।
तो अब हम देखते हैं कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या जो फीचर्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं वो होनी चाहिए, ताकि अगर हमें किसी फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर के साथ जोड़ें तो जो फॉरेन डीएनए है उसकी कई सारी कॉपी बन जाए या फिर क्लोनिंग हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए वेक्टर्स की वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जो ORI है वो क्या होता है। ठीक है, this is the sequence from where the replication start and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells। तो किसी भी वेक्टर में जो ORI है वो होना जरूरी है, तभी वह प्लाज्मिड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, कुछ जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक बार डिवाइड करते हैं, कुछ 100 टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, और कुछ क्या है इससे ज़्यादा भी डिवाइड करते हैं। तो ये जो डिवीजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लाज्मिड के जो ये ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके ऊपर। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर of the linked DNA. So if one want to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। एंड ये जो ORI ये क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है जो क्या करता है, जिसको रीड करते हैं और वहाँ पे क्या करेंगे, वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो वहाँ पे एक्ट करेगी और उसको कट कर देगी। तो जो सीक्वेंस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कॉपी नंबर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जो लिंक्ड DNA है उसके साथ। यानी कि जैसे कोई चाहता है कि बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं वो मिलें उसको, तो वो क्या करेगा, ऐसा वेक्टर ढूंढेगा जिसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो सपोर्ट करता होगा हाई कॉपी नंबर को, वो ऐसा जो वेक्टर है वो चूज़ करेगा। ठीक है, ताकि उसको जो कॉपी नंबर है वो ज़्यादा मिलें, ज़्यादा मात्रा में मिलें। सेकंड क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सेलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट को फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट से, यानी कि इसमें क्या हम लोग सेलेक्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स को। तो जो ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये क्या होते हैं, एक्चुअली में ये होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो कौन होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो एक बार हम देखते हैं पहले। इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर अ सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग टू द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो ORI के साथ साथ हमें जो वेक्टर्स हैं, ऐसे वेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जो सेलेक्टेबल मार्कर हो। तो ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये क्या करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को परमिट करते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बाहर से किसी भी जो प्लाज्मिड है उसको अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इनकी बाहर का जो फॉरेन DNA है और जो प्लाज्मिड से अटैच है उसको क्या करेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें जो पीस ऑफ DNA है उसको होस्ट जो बैक्टीरिया है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्मली द जीन इनकोड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, tetracycline and kanamycin etc are considered useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics। तो कुछ जीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। कौन कौन सी हैं, जैसे एम्पिसिलिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है या फिर कैनामाइसिन है। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनके अगेंस्ट कौन होती हैं, कुछ जीन्स होती हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स के असर को रोकती हैं। ऐसी जीन्स को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, जो क्या करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, यानी कि इन एंटीबायोटिक्स से उनके असर को रोक देती हैं, जो क्या होती हैं, यूज़फुल होती हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। ठीक है, जो कि ई कोलाई में ही सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह वर्क करती हैं। और इन जो नॉर्मल ई कोलाई जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस जीन है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वो शो नहीं करती हैं। कौन सी, नॉर्मल ई कोलाई सेल्स। ठीक है, जिनके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट होती हैं सिर्फ वही क्या करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं इन जो एंटीबायोटिक्स है उनके अगेंस्ट।
अब ये जो कौन सी हैं, जो रेजिस्टेंस जीन है वो 2 प्रेजेंट है। जो ये डायग्राम है फिगर 11.4, एक बार वो देखते हैं, उससे हमको ये समझ आ जाए। तो ये है क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ठीक है। इस वेक्टर में क्या है, ये जो एम्पीसिलिन है एंड जो टेट्रासाइक्लिन है ये प्रेजेंट है। अब जो ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और यहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है इस वेक्टर के अंदर। तो अब ये किसके लिए रेजिस्टेंस है, जो एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन है उसके लिए एंड एंटीबायोटिक जो टेट्रासाइक्लिन है उसके लिए। जैसे ये जो वेक्टर है ये कैसा है, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। यानी कि अगर हम इस प्लाज्मिड को, जिसके साथ हमने ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जोड़ दिया है, उस प्लाज्मिड को इकोलाई बैक्टीरिया में डालेंगे और अब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालेंगे, तो जो इकोलाई है या फिर जो बैक्टीरिया है वो नहीं मरेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या है, रजिस्ट है उस जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है उससे। तो इसीलिए जो एंटीबायोटिक हम लोग डाल रहे थे बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन, तो वो क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया उससे नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो प्रेजेंट है, इसीलिए, ठीक। तो ये जो प्लाज्मिड है या फिर वेक्टर है, इसके अंदर हमें क्या है, 2 रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हैं, एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक टेट्रासाइक्लिन, जो कि किसके अगेंस्ट है, एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन के एंड एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के, ठीक है। एंड जो प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन से जुड़ा है, यानी कि जो जीन हमने क्या है प्लाज्मिड के ऊपर जोड़ा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो वो क्या बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लेगा, ठीक है। अब जब हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे और उस बैक्टीरिया पे हम जो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन वो एक्ट करेंगे, तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि उसमें पहले से ही जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो प्रेजेंट है। एंड जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उन्हीं को क्या बोला जाता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो नॉन ट्रांसफर्ड जो डीएनए प्लाज्मिड है उसको एलिमिनेट करके जो ट्रांसफॉर्मेंट या फिर ट्रांसफर्ड जो डीएनए है उसकी ग्रोथ को परमिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसमें तो क्या है कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में से कोई भी डीएनए बैक्टीरिया के ऊपर नहीं आया है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया है। तो इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसमें क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए वो उसी की ग्रोथ को क्या करेंगे, परमिट करेंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है सेलेक्टेबल मार्कर्स, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उनको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो फीचर है क्लोनिंग वेक्टर का वो क्या है, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है, ऐसी साइट होती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो फॉरेन डीएनए है उसको लगा सकते हो, ठीक है। In order to link the alien DNA, the vector need to a very few, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzymes. तो अगर आपको अपना जो एलियन डीएनए है उसको किसी भी वेक्टर में लगाना है, तो उसके लिए जो वेक्टर है उसमें कुछ रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, जहाँ पे आप क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवाओगे। अब जब वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जहाँ कट लगाओगे वहीं पे आके जो आपका फॉरेन डीएनए है वो आके जुड़ेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. तो जो वेक्टर है ना उसमें जो रिकॉग्निशन साइट है वो हमेशा कम होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। अगर उसमें क्या है, ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मिड है या फिर जो वेक्टर है उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जिसमें क्या होगा, जो जीन क्लोनिंग है उसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे। जैसे कि जो फिगर 11.4 दिया था, इसके अंदर कितनी सारी जो रिकॉग्निशन साइट हैं वो प्रेजेंट है, जहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट कर सकती है। जैसे कि इसमें प्रेजेंट है एक HIND3,
CLE1, COR1, PVU1, PST1, BAMH1, SAL1, PVU सेकेंड, ये सारी क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, यानी कि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कर सकती है और जो फॉरेन डीएनए वो यहाँ पे आके जुड़ सकता है। तो ये क्या करता है, कॉम्प्लिकेट कर देता है जीन क्लोनिंग को। इसीलिए जो वेक्टर होता है उसमें हमेशा जो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जो वेक्टर है उसमें बहुत सारी फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगी, सिर्फ एक ही कट में जहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है वो आके जुड़ेगा। The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. For example, you can ligate a foreign DNA at the BAMH1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBR322. तो इसका क्या मतलब है कि जो लाइगेशन है डीएनए का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैरिड आउट होता है ओनली जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उनके ऊपर। तो क्या मतलब है कि जो BAMH1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी उसने क्या किया, जब हमने उसको लिया तो उसने अपनी जो रिकॉग्निशन साइट है उस पर कट लगा दिया और जो अपना फॉरेन डीएनए था वो उसने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे लगा दिया, जो कि PBR322 में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो ये BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी उसने यहाँ पे कट लगाया अपनी रिकॉग्निशन साइट पे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब वो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था वेक्टर PBR322 में वो तो ख़त्म हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उसको कट कर दिया और वहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है वो लगा दिया। तो अब जो ये प्लाज्मिड या वेक्टर था वो कैसा हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि इसमें से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो तो निकल गया, ठीक है। 2. The recombinant plasmid which lose the tetracycline resistant due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium. The transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline. But non-recombinant will grow on the medium containing both the antibiotics. In this case, one antibiotic resistant gene help in the selecting transformants where the other antibiotic resistant gene get inactivated due to insertion of alien DNA and help in selection of recombinants. तो मैं आपको ये एक फिगर की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे कि ये क्या है, ये है क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिए है एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, ये क्लोनिंग वेक्टर डाल दिया। इस क्लोनिंग वेक्टर पे दोनों जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एंड एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसी टेस्ट ट्यूब में हमने डाला फॉरेन डीएनए प्लस जो BAMH1 रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो भी डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये BAMH1 है ये क्या करेगी, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था इसको जो रिकॉग्निशन साइट है वहाँ पे कट कर देगी, ठीक है। अब इस कट करने की वजह से क्या होगा, जो ये फॉरेन डीएनए है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस रिकॉग्निशन साइट पे क्या हुआ, जब BAH1 जो फिर BAMH1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी इसने क्या किया, अपनी रिकॉग्निशन साइट वहाँ पे कट किया, तो जहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो भी कट हो गया और जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेन डीएनए क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, ये क्या बन गया यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब क्या होगा सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, जो PBR322 से नहीं जुड़ा, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। इस कंडीशन में तो क्या होगा, जो फॉरेन डीएनए था वो जुड़ जाता है अपनी रिकॉग्निशन साइट पर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। सेकंड केस में क्या हुआ, जो PBR322 वेक्टर था उससे कोई भी जो फॉरेन डीएनए है वो नहीं जुड़ा, तो यहाँ पे बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसके अंदर भी दोनों जीन प्रेजेंट हैं,
एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो भी प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो भी कट नहीं हुआ, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या हुआ था कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो कट हो गया था, वो बाहर निकल गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसके अंदर दोनों ही जीन प्रेजेंट हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट में सिर्फ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, एक लेते हैं हम टेस्ट ट्यूब। अब इस जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हम डाल देंगे इन दोनों जो नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था इन दोनों को, प्लस इसमें डाल देंगे बैक्टीरिया। ठीक है, अब इनके बाद क्या होगा, इसमें 3 कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, जब इस टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरिया, तो हमको 3 कंडीशंस देखने को मिलेंगी। एक कंडीशन में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो जाके जुड़ जाएगा। और इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में हमने देखा था कि सिर्फ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट के आउट हो गया था और फॉरेन डीएनए वहाँ पे आके जुड़ गया था, इसीलिए वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया पे जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था वो जुड़ जाएगा, यानी कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है इसके अंदर। सेकंड केस में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है वो आके जुड़ेगा। और हमें पता था जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसमें दोनों ही जीन प्रेजेंट है, एम्पीसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा, ये होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये दोनों में क्या हुआ है, जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर कुछ ट्रांसफर तो हुआ है ना, जो इसमें तो क्या हुआ था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हुआ था, इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, लेकिन जो ये थर्ड जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया के ऊपर ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हुआ है और ना ही रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इस कंडीशन में प्रेजेंट है और ना ही एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, नॉन ट्रांसपेरेंट, इस बैक्टीरिया पे कोई भी जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो हमने क्या समझा, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उसमें क्या है, दोनों ही रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है प्लाज्मिड है वो आएगा, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उस पर कोई सा भी डीएनए नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने अब पीछे क्या देखा था कि हमने क्या लिया, एक एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम लिया है जिसमें हमने जो दोनों ही रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उनको डाला है, तो वो दोनों ही ग्रो करेंगे क्योंकि उनमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम में डालेंगे, जिसमें क्या है, जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो इस मीडियम में प्रेजेंट है। वहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को डालते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट में ध्यान रहे दोनों चीज़ आएंगी, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ट्रांसफॉर्मेंट में जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो मर जाएगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड था उसमें से टेट्रासाइक्लिन तो हट गया था फॉरेन डीएनए के जुड़ने की वजह से, तो इसीलिए उसमें क्या है, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो मर जाएगा और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो बच जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों ही जो रेजिस्टेंट जीन है वो प्रेजेंट है, एम्पीसिलिन भी एंड टेट्रासाइक्लिन भी। एंड एक और चीज़ क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाल रहे हैं तो वो बच जाएगा, क्योंकि एम्पीसिलिन तो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड हैं दोनों में प्रेजेंट हैं और दोनों ही किसके अंदर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन जब हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डालेंगे एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में तो फिर वो मर जाएंगे, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, जो जिसमें क्या हुआ था, बैक्टीरिया के ऊपर ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड आया था ना ही रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया था, इसीलिए वो कैसा था, दोनों जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे वो उसमें प्रेजेंट नहीं थे। इसीलिए जब हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डालते हैं एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में तो फिर वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया ना मैंने
बहुत ही कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स के अंदर दोनों आते हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, ठीक है। एंड रिकॉम्बिनेंट में प्रेजेंट थी सिर्फ जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वो तभी बना है जब उसमें क्या हुआ, फॉरेन डीएनए आके जुड़ा है, ठीक है। फॉरेन डीएनए जुड़ने की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो हट गया था, ठीक है। तो इसमें खाली एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन बचा। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें क्या हुआ, दोनों ही जो रेजिस्टेंट जीन है एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन वो दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हम नॉन रिकॉम्बिनेंट को टेट्रासाइक्लिन जो मीडियम है उसमें डालते हैं तो वो बच जाता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट को हम टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो वो नहीं बचेगा, मर जाएगा, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। समझ आ गया ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।